हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, यानी कि विमाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। यानी कि वी में विधि से हम सूत्र की स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया था, बट आपको मैंने 2 टास्क दिए थे, 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे देखिए आप। तो आपका जो एक क्वेश्चन था वो तो ये था कि एक गैस नली में टी पृष्ठ तनाव, एक गैस नली है उसमें जो पृष्ठ तनाव है वह कितना है, टी है। ठीक है, और टी तनाव का द्रव्य भरा गया है। इस द्रव पृष्ठ में तनाव में एक गैस नली की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर, और द्रव स्तंभ की ऊंचाई एच, गैस नली में भरे द्रव्य का घनत्व कितना है, डी, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी, इत्यादि बातों पर क्या करती है ये पृष्ठ तनाव टी निर्भर करता है। तो इसलिए आपको वीमीय विधि से पृष्ठ तनाव का सूत्र ज्ञात करना है। तो वीमीय विधि से पृष्ठ तनाव का सूत्र हम कैसे ज्ञात करें, इसके लिए आप देखें आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि टी है वो किस को डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार टी समानुपाती कौन कौन है इसमें, आर है, एच है, घनत्व डी है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है। ये लो जी, इत्यादि पर निर्भर करता है पृष्ठ तनाव टी त्रिज्या पर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, द्रव के घनत्व पर, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर। अब हमें क्या करना पड़ता है, इन पे घात लगानी पड़ती है, ए, बी, सी और डी। फिर हम क्या करते हैं, इन एबीसी का मान ज्ञात करते हैं। एबीसी का मान ज्ञात कर पुनः हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, या फिर समानुपाती की चिन्ह को उठाएंगे तो नियतांक काम में लेंगे। तो T इज इक्वल टू नियतांक K, R की घात A, H की घात B, D की घात C और G की घात D। ये वाला D और ये वाला D थोड़ा अंतर समझें, ये D घनत्व है, ये ऊपर वाला घात है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। अब देखें, अब इनकी हम विमाएं लिख लेते हैं। T क्या, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा, तो पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है वो मैं लिख रहा हूं M1 L0 T-2। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या की विमा बताएं, आप बताएं, त्रिज्या की तो बता ही सकते हैं आप, कितनी होती है, L1। ठीक है, फिर H ऊंचाई की विमा, ऊंचाई की विमा वो भी कितनी होती है, L1। ठीक है, फिर घनत्व, घनत्व की विमा M1 L-3 और T0 होता है इसमें। ठीक है, फिर गुरुत्वीय त्वरण की विमा, यानी G की विमा कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण है तो M0 L1 T-2, यानी कि त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे सिंपल त्वरण हो, चाहे कोई सा भी त्वरण नाम आ गए तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर त्वरण की ही विमा लिखनी है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, एक प्रकार से दूरी है, लंबाई तो है। त्रिज्या क्या होती है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसी तो होती है, तो मीटर है, तो मीटर है, इसका मतलब इसकी विमा क्या होगी, L1 होगी। ऊंचाई, ऊंचाई को हम 5 फीट, 4 फीट, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, जो भी है, इसका मतलब क्या है, ये भी दूरी है, तो इसका भी मात्र इसकी भी विमा क्या होगी, L1। घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण की विमा आप पहले से जानते हैं। पृष्ठ तनाव की जो विमा है वो आपके लिए कुछ नहीं हो सकती यदि आप नए स्टूडेंट हैं 11th क्लास के। तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है T इज इक्वल टू बल अपॉन लंबाई, F अपॉन L होता है। ठीक है, तो बल की विमा लिखोगे और नीचे उसमें L का भाग दोगे तो विमा क्या निकल कर आएगी, ये वाली निकल कर आएगी। ठीक है, आप निकालना चाहें तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम अब क्या कर रहे हैं, इनकी विमाओं की तुलना करेंगे। ठीक है, तो विमाओं की तुलना करने से पहले हम क्या करेंगे, ये सब विमाएं इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में विमाएं रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख दीजिए। पहले टी की विमा है, तो टी की विमा क्या है, इधर ये रही M1 L0 T-2 इज इक्वल टू, फिर आर की विमा क्या है, L1, घात कितनी है, A, फिर H की विमा क्या है, L1, घात क्या है, B, फिर D की विमा क्या है इसकी, M1 L-3 और इसकी घात कितनी है, C, फिर G की विमा, तो G की विमा रख दीजिए M0
L1 t माइनस 2 और घात कितनी है इसकी d। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको तो मैंने सेम टू सेम लिखा है यहाँ पर m1 L0 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू L की घात a, L की घात b, फिर m की घात क्या है c, L की घात माइनस 3c और फिर m की घात ये 1 हो जाए, कोई मतलब नहीं है। L की घात कितनी हो गई d और t की घात कितनी हो गई माइनस 2d। ठीक है, यदि आधार समान हैं, जिन जिन के आधार समान उनकी घातें जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो m1 L0 t माइनस 2 और विमा को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, आपको याद ही होगा। तो m लिख रहा हूं सबसे पहले तो मैं, तो m की घात कोई क्या ओनली c है। फिर मैं l लिख रहा हूं तो l की घात क्या हो गई a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है माइनस 3c है और यहाँ पर क्या है d है। ठीक है, तो प्लस d, इनके चिन्ह के साथ में इनको जोड़ देते हैं। फिर t की घात, तो t की घात क्या ओनली माइनस 2d है। इस प्रकार से हमने इनकी विमाएं लिख दी। ठीक है, फिर विमाओं की तुलना करने पर दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर ठीक है, तो m की विमा की तुलना ठीक है, बराबर की इधर m की विमा कितनी है 1, बराबर की उधर m की विमा कितनी है c, यानी m पर घात कितनी है, तो c का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से L की घात की विमा की तुलना कर लीजिए। L की विमाओं की तुलना, ठीक है, तो बराबर की इधर L की विमा कितनी है 0, बराबर की उधर L की यानी घात कितनी है a प्लस b माइनस 3c और ये प्लस d, तो प्लस d। इस प्रकार से आपके पास में इक्वेशन बनी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई 0 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख दूं 3 इंटू 1 और प्लस d। कुल मिलाकर बात ये आ गई d इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 3। ठीक है, इक्वेशन डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए 2, इसको डाल दीजिए 3। फिर t की तुलना कर लीजिए, t की घात या विमा एक ही बात है, की तुलना करने पर। ठीक है, तो t की विमा की तुलना करने पर इधर कितनी माइनस 2, बराबर की इधर माइनस 2 और इधर कितनी है माइनस 2d। ठीक है, तो यहां से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे d की वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 3 से, यानी कि कहने का मतलब यही है कि इसके पश्चात ये जो जोड़ने घटाने का जो तरीका है 10th क्लास में आपने ये भरपूर मात्रा में पढ़ रखा है इनकी घातों की। इस प्रकार से समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर यानी कि आपको समीकरण हल करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास समीकरण 1, ये 2 और ये 3 समीकरण है। यहाँ पर आपको ABCD के मान ज्ञात करने आने चाहिए, यानी एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे में यदि हम पुट करते हैं तो इनकी वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। सिंपल तरीका है, कोई जटिल भी नहीं है यहाँ पर। तो समीकरण 3 से, ठीक है, तो d की वैल्यू मैंने रखी, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए आप, इस माइनस 3 को मैं इधर लेके गया, तो ये कितना हो गया, इस d को इधर लेके गया, सॉरी यहाँ पर दोबारा देखिए आप, इस d को मैं इधर लेके गया तो ये माइनस है, तो d को इधर लेके जाऊंगा किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आप भी ध्यान दें इसको। तो यहाँ पर यह d की मैंने वैल्यू रखी, तो क्या है 1 और माइनस चिन्ह क्या है पहले से, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह, इस माइनस 3 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b की जो वैल्यू आई आपके पास में वो कितनी आई 2 आई, कितनी आई 2 आई। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पर आपको ये देखनी है, विमय देखनी है। ठीक है,
जो बी है ये क्या है, जो ए है वो क्या है, त्रिज्या है, और बी है वो क्या है, ऊंचाई की घात है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे L1 और L1, कहने का मतलब है ए और बी दोनों के मान क्या है, बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की विमाएं भी क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप एक बार 4 डाल दीजिए, परंतु ए बराबर बी। ए बराबर बी क्यों है? क्योंकि इन दोनों की विमाएं क्या है, सेम है। ठीक है, अतः मैं यहाँ पर इस ए की जगह बी लिखूं, ये हो गया ए प्लस ए बराबर 2, ये कितना हो गया, 2a बराबर 2। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 2/2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप 1 है, a की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो ये इधर जाके आ जाएगा -2 - 1, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में इन सब की वैल्यू आ गई है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू कितनी आई, 1, और d की वैल्यू कितनी आई, 1। c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 1, सब की वैल्यू क्या आई आपके पास में, 1 1 आई है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, एक बार यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। तो समीकरण 1 ना, तो इसमें लिख दीजिए आप यहाँ पर, समीकरण 1 में ए बी सी व डी के मान रखने पर, जो घात है ना इनके मान रख दीजिए। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, k, r की घात कितनी है, 1, फिर क्या h की घात कितनी है, 1, d की घात कितनी है, 1, g की घात कितनी है, 1। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई, k r s d g। ठीक है, तो जो k की वैल्यू होती है ना केस नली के लिए, तो k की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे वहां पर हम पृष्ठ तनाव के बारे में, केस नली के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस सूत्र का हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, अब k की वैल्यू कितनी है, 1/2, और फिर ये ऊपर क्या है, r/s/d/g, और ये 2। तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यदि आप ये जो k की वैल्यू है नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको याद नहीं होती है तो आप यहाँ तक यदि इसको छोड़ देते हैं करके, तो भी आपका आंसर वो सही मान लिया जाता है। ठीक है, 11th लेवल तक। ठीक है, जैसे आप ये पूरे चैप्टर पढ़ लोगे 11th के, उसके पश्चात यदि आप विमाएं इनको दोबारा पढ़ोगे तो आपको और ही बेहतरीन तरीके से आएंगे समझ में। क्यों? अभी आपको क्या दिक्कत हो रही है, अभी आपको पृष्ठ तनाव की दिक्कत हो रही है, उसकी विमाएं भी आपको रटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, याद नहीं हो रही क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं याद है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद नहीं है। यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यदि याद हो जाए, उसके पश्चात यदि आप ये करना चाहो तो आराम से कर सकते हैं, आपको नियतांक का भी अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब आपके लिए होगा 11th क्लास पूरी पढ़ने के पश्चात ही होगा, संभव होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है। इसके बाद में जो एक क्वेश्चन और था वो भी मैं यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, स्टोक्स ने एक फॉर्मूला ज्ञात किया था, उसके बारे में है कि यहाँ पर मान लीजिए किसी पात्र में कोई द्रव भरा गया है, किसी पात्र में कोई एक द्रव भरा गया है। इस पर हम क्या करते हैं, इस द्रव में एक गेंद को इसमें डालते हैं, गेंद को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो गेंद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो ये वाला जो द्रव इसमें भरा गया है द्रव है, इसको जो श्यानता गुणांक है जिसको हम लिख रहे हैं नेता से, ये क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक वो कितना है, नीटा है। गेंद का जो वेग है वो क्या है, v है। जैसे ये गेंद द्रव के अंदर आएगी तो इस पर एक श्यानता बल यानी कि एक विस्कासिता, इस पर एक बल कार्य करेगा। तो बल कार्य करेगा, जो बल इस पर कार्य कर रहा है, श्यानता गुणांक यानी जो श्यानता बल भी बोलते हैं उसको, जो श्यानता बल इस पर कार्य कर रहा है उस बल का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस पर जो लगने वाला जो बल है F, इसकी वैल्यू है वह इस गेंद की त्रिज्या पर, इस गेंद के वेग पर और इस द्रव का जो श्यानता गुणांक है इस पर निर्भर करती है। यानी कि इस गेंद पर जो लगने वाला बल है ना F, वह इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है,
ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा शायद पीछे वाली वीडियो से, इसलिए मैंने नहीं लिखा इसको। तो अब देखें इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो एफ की बीमा आनी चाहिए। तो एफ की बीमा तो क्या होती है, बल की बीमा। तो बल की बीमा तो आपको याद हो गई होगी अब तक, M1 L1 T-2। ठीक है, फिर आर क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या की बीमा क्या होती है, L1। फिर क्या है, नीटा यानी श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक की जो बीमा होती है वो होती है M1 L-1 T-1। ठीक है, फिर क्या है, वेग। तो वेग की बीमा होती है वो क्या होती है, M0 L1 T-1। ठीक है, तो ये सब विमाएं यदि हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर आपको एबीसी का मान याद करके पुनः यहाँ पर आपको लिखना है। पुनः आपको क्या करना है, लिखना है, बस सिंपल है। अब यहाँ पर एक दो विमाएं आपके सामने नहीं हो सकती हैं, यानी श्यानता गुणांक यानी नीटा की बीमा क्या होती है आपके सामने नहीं है। यानी श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। ठीक है, इसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से आप श्यानता गुणांक यानी नीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो बल है, तो बल की विमा तो आपको पता ही है, बल की विमा कितनी है, M1 L1 T-2। क्षेत्रफल की विमा होती है L2। वेग प्रवणता की वैल्यू होती है T-1। ठीक है, अब आपके सामने वेग प्रवणता क्या आ गया, फिर से एक नया आ गया। तो वेग प्रवणता का सूत्र क्या होता है, वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बट्टा दूरी। ठीक है, लगभग फिजिक्स में जहां पर भी यदि प्रवणता शब्द जुड़ जाता है किसी भी भौतिक राशि के आगे, तो उसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि उसको हम दूरी से डिवाइड करने वाले हैं, उसको हम दूरी से डिवाइड करने वाले हैं। वेग प्रवणता आगे भी आपके काम आएगा, जैसे दाब प्रवणता है तो दाब को दूरी से डिवाइड करेंगे, वेग प्रवणता है तो वेग को हम दूरी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, विभव प्रवणता है तो विभव को हम दूरी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसी के भी आगे, किसी भी शब्द के आगे यदि फिजिक्स में प्रवणता जुड़ जाता है, उसका मतलब उसको हम किस से डिवाइड करने वाले हैं, दूरी से डिवाइड करने वाले हैं, यानी दूरी का भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं आप श्यानता गुणांक की। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, M1 से तो क्या हो गया M1, L2 है ये, L2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, यानी कि L1 -2, और T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो T-2, और ये प्लस, ये माइनस का ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बीमा आ गई, M1, यहाँ पर कितना बचा L-1, और ये क्या हो गया T-1, इस प्रकार से। ठीक है, शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके फॉर्मूले याद नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके जो यहाँ पर जो विमा में जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, तो 11th 12th दोनों की फिजिक्स के काम आते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले याद नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा बस इसका जो तरीका है, काम करने का जो तरीका, वो समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि आपको इसकी श्यानता गुणांक की बीमा नहीं पता हो, वेग प्रवणता की बीमा नहीं पता हो, क्योंकि बीमा नहीं पता है तो आप ये सूत्र नहीं कर सकते, तरीका आपको भले ही पता हो। ठीक है, तो इसलिए आपको कुछ जो मैं बता रहा हूँ, जितनी बातें एक बार उतनी याद रखें, और बाकी हम जैसे जैसे हम फिजिक्स आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। तो प्रत्येक जो फॉर्मूला हम उत्पन्न करेंगे, उस फॉर्मूले का हम मात्रक लिखेंगे और साथ में उसकी क्या लिखेंगे, बीमा लिखेंगे। तो कहने का मतलब है, बीमाओं को जो निकालने का तरीका है, मात्रक लिखने का जो तरीका है, और बीमाओं से इस प्रकार से जो ये करने का जो तरीका है, वो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको शायद समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो आगे का काम है वो आप अपने आप करें भाई, यानी एफ आर थीटा वी इन सब की बीमा यहाँ पे रखकर जो कैलकुलेशन करने का कार्य है वो आप अपने आप करें, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स इतनी तो आपको स्ट्रॉन्ग हो ही सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कल लिख रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और करने वाले बीमाओं से संबंधित। ठीक है, ये कर लोगे ना इनकी बीमाएं लिखकर आप, इसी थोड़ा सा बैक जाके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हाँ, के का मान, यहाँ पर जो के का मान और बता देता हूँ, के का मान आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक शुरुआती दौर में, बट के का मान इस फॉर्मूले के लिए कितना होगा, 6 पाई होगा। यानी स्टोक्स ने सूत्र दिया था वो कितना था, 6 पाई आर नेटा वी। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा लास्ट में, आपका आंसर लास्ट में यही आना चाहिए। ठीक है, चेक करके बता रहा हूँ। अब मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन और आपको डाले हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे, आप ढंग से देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, किसी कण का वेग है, यानी किसी कण का वेग है इस प्रकार से दिया गया आपको। ठीक है,
है तो आपको फिर क्या करना है, ए और बी की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, ए और बी की विमाएं ज्ञात करनी है। तो एक चीज तो आपको पहले से एक चीज पता होनी चाहिए, पुरानी चीज, कि यदि हम ये वाली इक्वेशन लिखें v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है, तो आपको v में समांगता के सिद्धांत के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि v की जितनी विमा होगी उतनी विमा क्या होगी, a की होगी, और उतनी ही विमा bt इन दोनों को मिलाकर होगी। कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 6 मीटर, ठीक है, आंसर क्या है 6 मीटर, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि मीटर में मीटर को जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पर इसकी जितनी विमा होगी उतनी विमा किसकी होगी, ए की होगी, और उतनी विमा बीटी की होगी, दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से। क्यों, क्योंकि ये दोनों गुणा में है, ठीक है, तो गुणा में तो हम कम ज्यादा कैसे भी कर सकते हैं, बट जोड़ में क्या होगा, आपको विमाएं क्या रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है, तो आपको वेग की विमा पता होनी चाहिए, तो वेग की विमा यानी कि वी की विमा, वी क्या है, वेग, तो वी की विमा क्या होती है बताएं मुझे, m0 l1 t-1, अतः ए की विमा, अतः वे ए की विमा क्या हो जाएगी, m0 l1 t-1। ठीक है, अब यहां पर जो t है वो क्या है, समय है, यहाँ पे t क्या है, समय है, तो t की विमा होगी वो कितनी हो जाएगी, t1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यानी कि v की विमा बराबर bt की विमा, bt की विमा, तो v की विमा लिख दीजिए आप इस समीकरण में, v की विमा लिख दीजिए क्या है, m0 l1 t-1। ठीक है, b की विमा पता नहीं है, तो b की विमा आपको पता नहीं है, तो b की विमा ऐसे लिख दें आप, और गुणा t की विमा, तो t की विमा कितनी है, t1, तो ये लिख दिया मैंने t1। ठीक है, इस t1 को यदि आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर बात ये आई, यानी कि m0 l1 t-1, और अपोन में क्या आ गई, ये t1, और बराबर किसकी है, ये b की विमा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में b की विमा कितनी आ गई, b की विमा, इस t1 को यदि आप ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या हो जाती है, यदि किसी भी संख्या यदि नीचे है घात में, यदि उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, प्लस माइनस में बदल जाती है। यदि यहाँ पे प्लस है तो घात ऊपर लेके जाएंगे किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आपके पास में जो b की विमा है वो क्या आई, m0 l1, और t की देखो एक माइनस एक, तो ये हो गया ऊपर जाने पर, और माइनस एक पहले से -2। ठीक है, तो b की विमा कितनी होगी आपके पास में, m0 l1 t-2, बस इतना ही आंसर है इसका। इसके साथ आपके सामने एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर F का एक बल है, ठीक है, तो फिर आपको a प्लस बी अक्ष, इस प्रकार से आपको बल की एक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे जो अक्ष है वो मैंने बता रखा है कि यहाँ पे दूरी है, तब उस कंडीशन में आपको a और b की विमा ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, तो बल की विमा क्या होती है, यानी कि F की विमा लिख लीजिए पहले, F की विमा बराबर किसकी हो जाएगी, a की विमा, v में समांगता के सिद्धांत से, तो F की विमा कितनी होती है, m1 l1 t-2, बराबर किसकी होगी, a की विमा, तो a की विमा a और b की विमा लिखी देनी, a का आंसर आ गया कितना है, इतना है। फिर आपको b की विमा और ज्ञात करनी है, b की विमा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये इसके यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि f की विमा बराबर किसके है, यानी कि b अक्ष की विमा, ठीक है, और अक्ष यहाँ पे दूरी है, तो दूरी की विमा कितनी होगी, l1। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा मुझे बता सकते हैं कि b की विमा बराबर क्या है, f की विमा बटा अक्ष की विमा। ठीक है, तो f की विमा कितनी है ये, और अक्ष की विमा कितनी है, l1। तो मैं कर दूं इसको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, चलो मैं कर देता हूँ इसको, m1 l1 t-2 अपॉन अक्ष की विमा, तो अक्ष की विमा कितनी है, l1, ये लो जी l1 से l1 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि इधर आपके बराबर में क्या चल रहा है, b की विमा। ठीक है, तो b की विमा कितनी होगी, इससे इसको कैंसिल करने के पश्चात मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, चलो, b की विमा बराबर क्या हो गया, m1 l0 t-2। ठीक है, तो b की विमा यहाँ पर कितनी है, ये, और a की विमा इसके बराबर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके पश्चात मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका थोड़ा सा बैक जाकर, ताकि आप नोट्स बना सकेंगे। यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और लिखा है कि वांडरवाल गैस समीकरण इस प्रकार से होती है यहाँ पर, ठीक है। उस इक्वेशन में इस इक्वेशन में आपको ए और बी जो दो नियतांक है, ए और बी की विमा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जो हमने दो क्वेश्चन किए थे बैक टू बैक, उनके आधार पर ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि दाब की विमा क्या है। तो दाब की विमा क्या है, M1 L-1 और T-2, ये दाब की विमा है। यदि आप ज्ञात करना चाहें तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, F/A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। बल की विमा लिखो और उसमें क्षेत्रफल की विमा का भाग दो, तो भाग दोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो ये विमा किसके, दाब की है। और आयतन की विमा आप जानते ही हैं, आयतन की विमा, आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है, ठीक है। तो इसकी विमा कितनी हो गई, L3, कितनी हो गई, L3, ठीक है। तो बस आपको फिर क्या करना है, ए और बी की विमा यहाँ से आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो P की विमा है, जितनी P की विमा है उतनी विमा किसकी होनी चाहिए, A/V² की विमा होनी चाहिए। क्योंकि ये यानी दाब में हम क्या जोड़ सकते हैं, दाब में हम दाब ही जोड़ सकते हैं, दाब में हम दाब ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर P का मान मान लीजिए कि 50 पास्कल है, तो यहाँ पर इसका भी जो मान होगा वो कितना होगा, पास्कल में होगा, चाहिए कितना ही हो, कहने का मतलब ये। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस भाग की विमा बराबर इस भाग की विमा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P की विमा बराबर A/V² की विमा, ठीक है। P की विमा बराबर A/V² की विमा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, P की विमा लिख देनी है, ठीक है। फिर इसके पश्चात B की विमा लिख देनी है, बट यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, L की घात 3, यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, L की घात 6 हो जाएगी। बस इतना सा थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है और फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे बताएं कि A की विमा कितनी है, ठीक है। जैसे ही आप इक्वेशन कर लोगे उसके तुरंत पश्चात मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फोटो खींच के भेजनी है आपको, या फिर कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। फिर आपको किसकी करनी है, B की विमा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ये आयतन है। तो आयतन में हम क्या जोड़ सकते हैं और क्या घटा सकते हैं, आयतन ही जोड़ सकते हैं और आयतन ही घटा सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर कितना हो गया, यानी कि V की विमा बराबर B की विमा, यानी कि V की विमा बराबर किसकी विमा, B की विमा, ठीक है। इन दोनों के जो भी आपके आंसर आ रहे हैं फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इनकी फोटो खींच के भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और जैसे आपने अभी तक विमाओं के बारे में जितने आपने ये वीडियोस देखे हैं उनसे आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि हम विमाओं का क्या मतलब है, विमाओं को हम किस प्रकार से काम में ले सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये वाला क्वेश्चन आएगा और आपके सामने नीचे ऑप्शन होंगे 4। तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से एक ही विमा है। आपको फटाफट ये कैलकुलेशन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।